जब तुमने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो घनी बार होली है। चैनल ने सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ने जरूर दबाइयो। किसान भाइयों, कृषि की अगर हम बात करा या फिर कृषि शब्द सुना तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आवा है कि खेती बाड़ी। और ठीक भी है, पर जब मैं कृषि की परिभाषा के बारे में बात करूं तो कृषि का मतलब है खाद्य पदार्थों की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास। फिर वो चाहे खेत में बीज बो के फसल पैदा करना हो, चाहे बाग लगा के फल पैदा करना हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, या फिर अपने घरेलू घरा में पशुपालन। आज के कार्यक्रम में हम किसान भाइयों ने बतावांगे कि पशुपालन उनके लिए क्यों कर लाभदायी हो सकता है। पशु पालते टाइम और उनकी नस्ल का चुनाव करने से पहले हमने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमने देखना चाहिए कि कौन कौन से गुण और कौन कौन सी नस्ल हमारे लाभदायी हो सकता है। पशुओं का रहन सहन, जैसे उनका ठाण बार भीतर बांधना खोलना, उनका खाने का चारा क्या क्या हमने खिलाना चाहिए ताकि हम पशु ने कम खर्चे में बढ़िया चारा खिला के और घना तक घना उनसे दूध प्राप्त कर सका। तो हमने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने पशु ने बीमारियां तभी बचा सका, उसका खान पान भी उत्तम हो, उसका रहन सहन भी उत्तम हो, उसकी नस्ल का चुनाव भी उत्तम हो और किसानों के लिए ये एक लाभकारी सौदा हो। ये सब जानकारी लेकर आज हमारी गल जुड़े हैं डॉक्टर राजेंद्र। तो किसान भाइयों, मैं तुम्हें लेकर चलूं डॉक्टर राजेंद्र के पास। और इस युग में जमीन जो है घटती जा रही है और जो मुख्य आमदनी का स्रोत है वो पशुधन जो है के माध्यम से हम कमा सकते हैं, पशुपालक भाई जो है विशेष तौर से, क्योंकि ज़मीन टुकड़ों में घटती जा रही है और परिवारों के जो खर्चे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से परिवार को कमाना भी ज़रूरी है और इस युग ऐसे हालात में और इसमें विशेष तौर से जो हर घर का जो है हर आदमी नहीं कमाएगा तो जो है काम नहीं चलेगा। तो गांव स्तर पे जो मुख्य धन है कमाने के लिए रास्ता है वो जो है पशुधन है, क्योंकि पशुधन में हमारे पास पुश्तैनी ज्ञान भी है और हमारा ये पुराना जो है धंधा भी है आम देहात स्तर पे गांव के लोगों का। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो इसमें जो अगर आपने ज़्यादा अधिक पैसा कैसे कमा सकते हैं पशुधन के माध्यम से, तो प्रमुख बातें विशेष तौर से जैसे सबसे पहले आपने जो पशु है उसकी नस्ल का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पशुपालन के अंदर जो नस्ल है वो आधार है। आप कोई इमारत बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो है जो बुनियाद है वो विशेष महत्व रखती है। इस तरह आपको अगर इस काम में आगे बढ़ना है तो अच्छे पशुओं का चुनाव। अच्छे पशु कौन से होते हैं? अच्छे पशु वही हैं कि एक तो सही नस्ल का, जैसे मुर्रा भैंस आपने पालनी है इस इलाके के लिए, हरियाणा के लिए जो विशेष तौर से इसकी मांग जो है विश्व स्तर पे है, इसकी पहचान करके और सरकार की भी साथ साथ जो है ना इसमें योजना है। अब 18 लीटर से ऊपर वाली जो है भैंसों के लिए सरकार की तरफ से इनाम दिया जाता है, उसके दूध की जो है प्रतियोगिता के आधार पे दूध का जो माप करके 3 समय का, और उसके लिए जो है ना सरकार 15,000 रुपये जो है ना सालाना पशुपालक को देती है। इसी तरह जो गायें हैं उनकी भी नस्लों के ऊपर जो है ना आपने विशेष चुनाव करना है, खास तौर से जो हरियाणा प्रांत के लिए है उसमें एक तो साहिवाल नस्ल की गायें हैं और अपनी हरियाणा की जो है जो देसी नस्ल है उसके ऊपर भी जो है सरकार की योजना है। इन पशुओं का पालन करके आप जैसे 8 लीटर से ऊपर जो गायें साहिवाल नस्ल की हो चाहे हरियाणा नस्ल की, उनका पालन करके उनका 3 समय का जो है दूध का माप करवा के पशु अस्पताल में नज़दीक, तो उस पर भी सरकार की तरफ से 10,000 रुपये सालाना पशुपालक को इनाम के तौर पे दिया जाता है। और साथ में जो बीमा है वो भी 75% जो उसका खर्च है सरकार की तरफ से वहन किया जाता है। पशुपालक को सिर्फ जो है 25% बीमे की राशि देनी होती है। बीमा क्यों ज़रूरी है? पहले क्या करते कि भाई जो है ना
पशु कोई भी काम धंधा करो तो जो सांस नहीं हो जिसमें उसका जो है ना काम करना चाहिए, क्योंकि सांस की चीज़ का कोई भरोसा नहीं होता। परंतु जो है सांस की चीज़ का भी अब सरकार की तरफ से जो है, जैसे पशु ही है, उसका अकारण कोई समस्या आ जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भरपाई के लिए सरकार ने जो है पशु बीमा योजना जो है ना लागू की है। इसका भरपूर फायदा उठा के पशुपालक को जो है सुरक्षित जो है रखा जाता है थोड़े से खर्च के साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मुर्रा नस्ल की भैंसें पालो, जिसकी जो है ना आधी रात का आपका गहना है, पैसा है आपके लिए, और मुंह मांगी जो है कीमत इसकी मिलेगी आपको। अच्छी नस्ल के जो पशु हैं आपके पास, वो उनके कम से कम 2-3 संतानें जरूर रखें, उसको पहले ब्यात या दूसरे ब्यात में ना बेचें, क्योंकि पशु जो गुण वाला पशु है वो गुण को अच्छे गुण वाला पशु वो होता है जो पशु साल सुहाई ब्याज, यानी कि 12 से 14 महीने में कम बीमार हो, जैसे हालात में उसमें रंज जाए और जो है ज़्यादा कम खा के ज़्यादा दूध दे, वो अच्छे गुण वाला पशु होता है। और इसमें मुर्रा भैंस विशेष महत्व रखती है यहाँ हरियाणा प्रांत के लिए। साथ में जो देसी नस्ल की गायें हैं उनका पालन करके मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसकी विशेष पहचान आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि जो है इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है हर पशुपालक को। इसमें जो है सींग रूंडा हो और तीर कमान की तरह जो आकृति हो, जो भैंस है उसकी तीर कमान की तरह ऐसे आकृति, यानी कि आगे से सींग गोल रूंडा, बिल्कुल मुंह छोटा सा, और आगे से ऐसी लगे जानू काटड़ी है, परंतु पीछे से इतना चौड़ा हो, जैसे ये थोड़ा ऊपर से छोटा है और पीछे से चौड़ा है। तो इसमें क्या है कि लेवटी जो है बड़ी होगी और पतली चमड़ी होगी, और जो है ना सिर्फ पूछड़ से नीचे 6 इंच जो है 4 से 6 इंच जो है सफेद बाल होंगे, और आकृति जो मैंने बताया है तीर कमान की तरह होगी। तो मुर्रा भैंस जो है विशेष होगी, उसकी जो है ना अच्छे गुण वाली जो है भैंस होगी वो जो है। तो इसका चुनाव करके आप आगे बढ़ें। दूसरा जो है ना, जो बच्चे हैं, जब पशु ज्ञापन होता है, ज्ञापन होने के बाद जो है ना 3 महीने में उसकी जांच कराएं, और जो है गर्मी की जो साइकिल है भैंस की और जो है गाय की, वो 21 दिन की होती है। पहले गर्मी में आए पशु को नहीं कराएं, और जो नब की जोटियां हैं वो ज्ञापन होने के लिए उनका वजन विशेष महत्व रखता है। 250 से 300 किलोग्राम वजन जब तक नहीं होगा तो वो गर्भ धारण नहीं करेगी, और वो जो है ना हम कर सकते हैं छोटे बच्चे की जो है देख रेख के हिसाब से, क्योंकि छोटे बच्चों का ब्याने के बाद हमें जो है ना खीस पिलाना बहुत ज़रूरी है। 1/10वां हिस्सा जो है ना उसके वजन का, जैसे बच्चे का वजन तकरीबन जो है 25 किलोग्राम है, तो उसको 2 से 2.5 किलोग्राम खीस 2 बार करके सुबह और शाम ज़रूर पिलाना चाहिए। और जो है ना फिर भाई सोचते हैं कि भाई पशु जेर गिरेगा तभी जो है ना खीस पिलाएंगे, नहीं, उसको जो है ना आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर खीस हर हालत में पिलाना है। जो वजन मैंने बताया है 1/10वां हिस्सा। और ये सोचते हैं कि भाई जो है ना पशु को आपने जो है दूध निकालना यानी कि खीस पिलाना बहुत ज़रूरी है, सफाई सुफाई करके, जेर वो बाद में गिरता रहेगा। फिर 10-15 दिन का जब बच्चा हो जाए तो उसके जो है ना जून का जो है इलाज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दिखाई दो चाहे नहीं दो, यानी कि उसको जो है ना दवाई देनी है विशेषज्ञ से पूछ के, और दवाई देने के बाद सरसों का तेल पिलाना बहुत ज़रूरी है, 50-60 ml जो है ना। और मैं कहूँगा कि दूसरे दिन से तीसरे दिन से दोपहर के समय जो है ना बच्चे को ख़ास तौर से उसमें जो लस्सी है उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के या दही में सरसों का तेल मिला के पिलाएं, ताकि उसकी जो गर्भ की गर्मी है सारी पेट की सफाई जो है अच्छी तरह होएगी। तो इस तरह से बच्चे का वज़न अगर हम इस प्रकार से देखभाल करेंगे तो बच्चे का वज़न रोज़ाना 400 से 500 ग्राम जो है ना औसतन बढ़ना चाहिए। इस हिसाब से जो 1 साल के अंदर तकरीबन जो है ना, जैसे 365 दिन होते हैं, तो उसका आधा तकरीबन जो है ना 180 जो है किलोग्राम वज़न तकरीबन जो है ना बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से तकरीबन 1.5 से 2.25 साल में आपकी झोटी जो
कटिया है वो जो है 250 से 300 किलोग्राम के आसपास वजन धारण करके ज्ञापन हो जाएगी। और 10 महीने 10 दिन जो है ना भैंस का जो गर्भकाल होता है और 9 महीने 9 दिन गाय का। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो बच्चे हैं वो जो है ना भविष्य है पशुपालन में। अगर आपका भविष्य यानी कि आपके जो घर में अपने पशु की संख्या बढ़ानी है और उससे कमाना है तो आपके अपने घर के तैयार करके पशु बढ़िया जो है ना अपने बाड़े में बढ़ाने की मोल लेके। फिर इसमें तीसरी बात आती है खान पान की। खान पान जो है ना लाभ हानि को प्रभावित करता है। खान पान मान लिया क्यों कैसे करता है खान पान जो है ना लाभ हानि को प्रभावित। मान लिया हमने पशु को 400 रुपये का खिला दिया और उससे उत्पादन यानी कि दूध सिर्फ 200 रुपये का प्राप्त हुआ तो यह हानि है। हम 200 रुपये का खिला के उससे 400 रुपये का दूध का या और अन्य आमदनी कमा रहे हैं तो वो लाभदायक है। तो इसलिए संतुलित आहार जो है पशु को देना बहुत ज़रूरी है खुराक के अंदर। जैसे मान लिया आपका पशु दूध दे रहा है नहीं दे रहा है, उसकी ज़रूरत जो है पेट भरने के लिए सूखा पदार्थ यानी कि तूड़ा या आजकल धान की पाड़ चल रही है तो वो 2.5% के हिसाब से पूर्ति करनी ज़रूरी है। यानी कि 100 किलोग्राम वजन पर 2.5 किलोग्राम तूड़ा पशु के लिए चाहे दूध दो चाहे नहीं दो उसकी ज़रूरत है। यानी कि मोटे तौर पे 400 किलोग्राम वजन का पशु है तो उसको 10 किलोग्राम तूड़ा 24 घंटे के लिए ज़रूरत है पेट भरने के लिए। अगर हम उससे कमाना चाह रहे हैं तो हरा चारा देना बहुत ज़रूरी है। वो सूखे पदार्थ का 2 गुना देना है ज़रूरी है। मतलब 10 किलोग्राम तूड़ा हम सूखा रखते हैं उसका हिसाब के लिए उसकी ज़रूरत के लिए तो हमें जो है ना उसको 20 किलोग्राम हरा चारा भी देना ज़रूरी है। हरे चारे में दाल वाले जो चारे और जो है अनाज वाले मान लिया जैसे अब था बरसीम और जई दोनों मिला के देने चाहिए साथ में सूखे के। और आगे आने वाले समय के लिए अभी हम बिजाई कर सकते हैं अब जैसे लोबिया है ज्वार है और बाजरा है। तो सारे साल पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो है ना सबसे किफ़ायती है पशुपालन में। और पशु की खुराक में जो हरा चारा है वो विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसके अंदर जो है ना पोषक तत्व प्रोटीन ऊर्जा और विटामिन और साथ में पानी की उपलब्धता कुदरती होती है जो है। इसलिए हरा चारा किफ़ायती भी पड़ता है। तूड़े का औसतन जो रेट है जो सूखा पदार्थ है तकरीबन 5 रुपये किलोग्राम के हिसाब से सारा साल का औसतन रहता है। और हरा चारा मैं कहूँगा कि 2.5 से 3 किलोग्राम 3 रुपये प्रति किलोग्राम जो है ना आसानी से उपलब्ध है अगर बाज़ार से भी खरीदेंगे तो। और घर का तैयार किया हुआ और ख़ास तौर से जो बिना ज़मीन वाले आदमी भी हैं वो भी अपने जो है ना पाड़ के जो है खेत से डोले से तो वो भी अपने पशु को तकरीबन रोज़ाना 20 किलोग्राम खिलाएंगे तो वो भी उनकी बचत है। तो मोटे तौर पे अगर हम जो है ना दुगना हरा चारा देंगे जिसका फ़ायदा मैंने बताया है तो उसमें आपका जो पशु है वो 10 किलोग्राम सूखा पदार्थ नहीं खाएगा, ये 5 से 6 किलोग्राम ही मुश्किल से तूड़ा खाएगा। इसके साथ साथ अगर दूध उत्पादन के हिसाब से दाना मिश्रण भी देना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सही मायने में उसका शरीर बना के रखना है उससे उत्पादन लेना है और बीमारियों से बचाना है तो इसलिए जो 100 किलोग्राम दाना मिश्रण आप घर में भी तैयार कर सकते हैं और बने बनाए भी जो है ना बाज़ार के अंदर काफ़ी अच्छी जिसकी मार्केट के अंदर जो है ना जिस कंपनी की जो है अच्छी इज्जत हो या उसका जो है ना सनद हो जो है बाज़ार के अंदर के भाई ये ठीक बना के ठीक जो है देते हैं। तो 100 किलोग्राम दाना मिश्रण आप अपने घर में बना सकते हैं। जैसे 100 किलोग्राम के अंदर आपने 40 किलोग्राम अनाज लेना है। अनाज के स्रोत में आप ले सकते हैं जो गेहूँ है मक्का है बाजरा है जो है। बाजरा जो है सर्दी में थोड़ा सा ले लें ज़्यादा और जो गर्मी आ रही है जैसे अभी तो आप इसमें जो है जौ की मात्रा बढ़ा दें। साथ में जो 25 किलोग्राम चोकर चने का ये गेहूं का जो फोलर होता है छानस होता है ये चोकर बोलते हैं हम इसको और साथ में चने का फोलर और इसके अंदर आप जो है ना मिला सकते हैं 30 से 32 किलोग्राम 2-3 प्रकार की खड़ें जैसे बिनोड़े की खड़ है सरसों की खड़ है मूंगफली की खड़ है तिल की खड़ है। तिल जो खड़े हैं इसकी मात्रा गर्मी के मौसम में जैसे मैंने 32 किलोग्राम बताई है तो आप 50 किलोग्राम तक बढ़ा सकते हैं और सर्दी के मौसम में जो अनाज में से 40 किलोग्राम बताया है तो उसको आप 60 से 65 किलोग्राम तक
बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर आप जो है 1 किलोग्राम नमक जो हम खाते हैं, आयोडाइज्ड नमक लें खास तौर से, और इसके अंदर आप 2 किलोग्राम खनिज मिश्रण का भी विशेष महत्व है, क्योंकि ज़मीन में जो है पोषक तत्वों की कमी आ गई है, क्योंकि हम जो देसी खाद का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, बगैर मिट्टी की जो जांच कराएं जो हम उसको बोए जा रहे हैं, तो इससे जो क्या कमी आ गई है ज़मीन के अंदर हमें पता नहीं लगता। पिछले दिनों कुछ जो है ना मैंने कैंप लगाए थे रोहतक ज़िले के आसपास में, तो उसमें हमें जो हज़ारों की संख्या में पशुओं के इलाज करवाए थे, और उसमें ज़्यादा जो पशु आए तकरीबन 800-900 के करीब जो है ना, जिसमें प्रजनन की समस्या थी, खास तौर से जो ब्यात मार रहे थे, दूध कम दे रहे थे, तो इस प्रजनन की जो समस्या थी खास तौर से, उसकी तह तक जाने के लिए हमने पशुओं के खून के और बाल के नमूने लेके और वहाँ यूनिवर्सिटी में उसकी जांच करवाई थी। उसमें पाया कि 50 से 90% तक जो है पशु की जो शरीर के अंदर कमी मिली, खास तौर से जो पोषक तत्व हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और जस्ता। जस्ते की जो कमी थी विशेष तौर से वो 90% मिली। ये पांचों तत्व पशु की प्रजनन क्रिया को जो है ना मिलके सुदृढ़ करते हैं और दूध का उत्पादन बढ़ाते हैं, और पशु की जो शक्ति है अंदर की बीमारियां से लड़ने की उसको बनाए रखते हैं जो है। तो यहाँ जो है ना खनिज मिश्रण अब जो है पशु ज़मीन में कमी आ गई, ज़मीन से पौधे में जो हमने पशु को खिलाया उसमें कमी आ गई, और फिर जो है ना हम उसका दूध पी रहे हैं। रोज़ाना दूध के माध्यम से अन्न इस्तेमाल होने से पशु के शरीर में कमी होती जा रही है। तो हमें जो है ना मिट्टी की मैं कहूँगा इसका आधार जो है जांच करा के और उसकी जो है पूर्ति करनी चाहिए, और नहीं तो फिर ये कृत्रिम रूप से खनिज मिश्रण रोज़ाना जो दुधारू पशु है उसको 100 ग्राम देना बहुत ज़रूरी है, और साथ में 50 ग्राम नमक भी जो है ना उसको खिलाएं, मैं कहूँगा जो। तो मैं दाना मिश्रण की बात ये बता रहा था, तो जो गाय है उसको 10 किलोग्राम दूध के ऊपर 4 किलोग्राम और आधा किलो उसके शरीर के रख रखाव यानी कि 4.5 किलोग्राम, और जो भैंस है उसको जो है ना 5 किलोग्राम और आधा किलोग्राम जो है ना उसके शरीर के रख रखाव के लिए। तो इस प्रकार से जो है ना हम ये जो दाना बनाने का तरीका मैंने बताया, इसका दलिया बनाएं न कि चून बनाएं जो है, और इसको रांध के या जो है ना आप 8-7 घंटे पहले भिगो के पशु को खिलाएं दूध के आधार पे। और मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि दूध निकालते वक्त जो है दाना मिश्रण दें ज़्यादातर, इससे पोषा भी बढ़िया बनेगा और जो है पशु खुश होके जो है दूध देगा। तो अगर आप जो है मान लिया एक तजर्बा और कर सकते हो, उपयुक्त मात्रा में खिलाई पिलाई मैं कहूँगा यहाँ पे, आपका पशु 10 किलोग्राम दूध दे रहा है और अब भैंस मान लिया 5 किलोग्राम दाना आप दे रहे हैं, 5.25 किलोग्राम दाना आप देंगे उसको, मान लिया तो 10.25 किलोग्राम दूध दे रहा है वो, तजर्बा करें आप, तो ये जो है फ़ायदा, इससे एक तो शरीर ठीक रहेगा उसका, और दूध का जो भाव है पाइया का तकरीबन जो है ना 250 ग्राम दूध का भाव जो है 12.5 रुपये के आसपास बनता है, और ये खुराक का जो दाम है वो तकरीबन जो है ना 5 से 7 रुपये के बीच में बनेगा। तो इससे पशु की जो शरीर में चमड़ी में जो है चमक आएगी, आँख में चमक आएगी, प्रजनन क्रिया सुचारू रूप से चलेगी और दूध का उत्पादन बढ़ेगा। तो ये तजर्बा भी ज़रूर करें। मैं साथ के साथ जो है इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पानी की जब तक आपूर्ति नहीं करेंगे, कल जैसे जल दिवस था तो पशुओं के जो लिए भी पानी बहुत विशेष महत्व रखता है। जो एक दुधारू पशु है उसको जो है पानी की 3 प्रकार से ज़रूरत है विशेष तौर से। पहला तो दूध उत्पादन के लिए, दूध 1 किलोग्राम पैदा करने के लिए पशु को तकरीबन 1 किलोग्राम पानी चाहिए, यानी कि 20 किलोग्राम दूध पशु आपका दे रहा है भैंस या गाय, तो उसको तकरीबन जो है ना आप 20 किलोग्राम पानी की आवश्यकता है। और उसका जो शरीर है उसकी सारी क्रियाएं ठीक चलें तो उसको 100 किलोग्राम वजन के ऊपर उसको 5 किलोग्राम पानी की ज़रूरत है। 400 किलोग्राम वजन का पशु है या तो उस हिसाब से उसको 20 किलोग्राम पानी यहाँ ज़रूरत है। 20 किलोग्राम दूध दे रहा तो 20 किलोग्राम पानी की वहाँ ज़रूरत है। और कैसा पदार्थ खाए, सूखा पदार्थ को हजम करने के लिए भी 1 किलोग्राम को उसके ऊपर जो है ना 5 से 8 किलोग्राम पानी की ज़रूरत है।
मोटे तौर पे गर्मी के मौसम में एक दुधारू पशु को, अच्छे दूध देने वाले को, तकरीबन 80-85 किलोग्राम पानी की आवश्यकता है प्रतिदिन के हिसाब से। और जो सर्दी के मौसम में थोड़ा सा जो है ना 5-7 लीटर कम पिएगा। और मौसम के हिसाब से, जैसे गर्मी के मौसम में ताज़ा और जो है ना ठंडा पानी, और सर्दी के मौसम में गुनगुना पानी पशु को पिलाएंगे। इससे क्या, एक तो तापमान बनाए रखता है शरीर का और दूध का उत्पादन बढ़ेगा। और बेकार है जितनी भी शरीर में अवांछित जो हम तत्व खाए जाते हैं पशु के, जो जिसमें कसेले भी होते हैं और जो है जहरीले भी होते हैं, उनका जो निकास है वो पसीने के माध्यम से और पेशाब के माध्यम से कब्जी नहीं होगी पशु को। और पानी जो है तापमान बनाए रखेगा। और जिस पोषक तत्वों के शरीर में जहाँ ज़रूरत है, पानी के साथ मिलकर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी वहीं पहुंचाएगा। तो पानी का मैं कहूँगा कि पब्लिक हेल्थ वाला पानी, साफ़ सुथरा पानी, जोड़ का पानी अपने पशुओं को ना पिलाएं। ख़ास तौर से मेरा यही है कि आप अच्छे पशु का चुनाव करके गाय और भैंस की नस्लों का आगे बढ़ें, तो आपका आधार जो है पशुपालन में मजबूत होगा। बच्चों की अच्छी प्रकार देखभाल, विशेष तौर से उसको उसके हिस्से का पूरा खीस पिलाएं। और साथ में उसके जो जून है, परजीवी हैं, चिचड़ है, मक्खी है, मौसम के हिसाब से उसकी देख रेख करें। और मैं कई भाई जो है ना देखते, जो पशु जब तक ज्ञापन नहीं होता या ब्याता नहीं या दूध नहीं देता, उसको दाना मिश्रण नहीं देते। मैं कहूँगा कि आप 2-3 महीने बाद ही जो है दाना मिश्रण देना ज़रूर जो है बच्चे को करें। और साथ में खनिज मिश्रण भी दें, 5 से 10 ग्राम जो है उसको ज़रूर चटाएं। और वज़न जब तक पूरा नहीं धारण करेगा तो पशु ब्याएगा नहीं। साथ में फिर आपने अच्छे आवास में रखना है ताकि आरामदायक हो जो है ना। और उसको धूप भी लगानी है सर्दी के मौसम में, और गर्मी से बचाना है, मक्खी मच्छर से भी बचाना है। और मैं कहूँगा खुराक एक विशेष महत्व रखती है, और साथ में पानी। अगर इन चीज़ों पे हम ध्यान करके, और बीमारियों से बचाओ, बीमारी भी 3 प्रकार की जो है 4 प्रकार की बीमारियां आती हैं ख़ास तौर से इसमें। जैसे एक तो संक्रमण वाले रोग होते हैं। पशुपालन विभाग द्वारा जो है मुफ्त में टीकाकरण अभियान चलाया जाता है मौसम जब बरसात से पहले और बरसात के बाद, यानी कि सर्दी शुरू होने से पहले। तो उस वक्त में मुँह, खुर, गलघोटू और इनके टीके ज़रूर लगवाएं। कई भाइयों के धारणा होते हैं कि दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, 2-4 दिन मान लिया 1 किलो आधा किलो दूध कम हो गया तो कोई बात नहीं, बीमारी आ गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसमें सारे के गांव खाली हो जाते हैं पशुधन से। तो साथ में जो दूसरी बीमारी हैं परजीवियों की, जैसे चिचड़, ढेरे, मक्खी मच्छर, और जो है ना साथ में जो पेट के जून है और बड़े पशुओं में कीड़े हैं, उनके समय समय पर जो है विशेषज्ञ से पूछ के उपचार करते रहें। और कुछ जो है ना कमी के कारण, पोषक तत्वों की कमी कारण जो है ना उनके लिए जैसे जकड़ के चलना है, नूनी पॉलीथीन खाना है, और दूसरे पशु के बाल खाना है, जकड़ के चलना है, इन सारी समस्याओं का, प्रजनन क्रिया कमज़ोर होना है, दूध का उत्पादन कम होना है, बदरंग हो जाना है, रंग में जो है ना कमी, लाल हो जाती है खाल, कई बार बाल जो है ना चमड़े हो जाते हैं, ज़्यादा इनकी कमी जो है ना पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। तो रोज़ाना जो है ना खनिज मिश्रण भी पशुओं को उम्र के हिसाब से ज़रूर खिलाएं। और मैं कहता हूँ कि इस हिसाब से आप अगर पशुधन की देख रेख करेंगे तो इसमें अधिक से अधिक आप कमा सकते हैं। जय हिंद। और बहुत ही लाभकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने हमारे तो बताई। आशा करूं हूं कि इन जानकारियां का सारे किसान भाइयों ने लाभ पहुंचेगा, और डॉक्टर द्वारा बताई गई बातों का हम अनुसरण करके, उन बातों का ध्यान रख के हम अपने पशुपालन में उत्तम बना सका है। और इससे ढाल की और नई जानकारी लेकर मैं थारे सामने फिर आऊंगा। जब तक के लिए तुम खुश रहो, स्वस्थ रहो, और हाँ, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइयो ताकि तुम हमारे तक लगातार जुड़े रहो और इन जानकारियों का लाभ उठाते रहो। रेडियो कसूर